सोने की कीमत बढ़ने के हवाले से भी एक टेंशन पाई जा रही है कि आलमी सतह पर सोना $2700 तक पहुंचने की पेशगोई की जा रही है। पाकिस्तान के ज़र मुबादले ज़खायर और रुपए पर क्या असर पड़ सकता है और आखिर इसकी वजह क्या है? जी, बहुत उम्दा सवाल है, बिल्कुल बहुत टाइमली सवाल है। देखिए, सन 2025 जनवरी से लेके आज की तारीख तक सोने की कीमत में तकरीबन 60% इजाफा हुआ है। हम्म। अगर पिछले कुछ सालों में गिन लीजिए तो आप देखिए ये कोई $1600-1700 फी आउंस से आज लगभग ये $4500 आउंस के करीब पहुंच गया है। हम्म। जब भी सोने की कीमत में इतनी तेजी से इजाफा होता है तो उसका एक जो बड़ा क्लियर कट इशारिया है वो ये है कि सिटीजन जो है, शहरी जो है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो जापानी हो, चाहे वो चीनी हो या अमेरिकन हो, उनका जो ट्रस्ट है, उनका जो ट्रस्ट का एलिमेंट है करेंसी के ऊपर, हम्म। चाहे वो पाकिस्तानी रुपए हों या वो यूएस डॉलर्स हों, उनके ऊपर उठता जा रहा है। और जब करेंसी के ऊपर अवाम का जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, वो उठ जाता है, तो फिर वो सोने की तरफ जाते हैं और सोने की कीमतें बढ़ने लगती हैं। और इसके पीछे वजह ये है हुकूमती खसारे जो हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया। जी। अमेरिका में बहुत बड़ा हुकूमती खसारा है, पाकिस्तान में हुकूमती बहुत बड़ा खसारा है, और फिर हुकूमतें जाती हैं नोट छापने की तरफ। और जब नोट हम्म। बेशुमार छापे जाते हैं तो फिर अवाम का जो एतमाद है करेंसी के ऊपर, वो गिरता जाता है और सोने की कीमत जो है वो चढ़ती जाती है, क्योंकि फिर ज्यादा से ज्यादा अवाम जो है, शहरी जो है, वो सोने की तरफ जाते हैं। तो ये क्लियर कट इशारिया इस वक्त नजर आ रहा है कि अवाम का जो फेथ है, उनका जो ट्रस्ट है, वो करेंसी से हटता चला जा रहा है। करेंसी से हटता जा रहा है, बिल्कुल सही। फारूक साहब, पाक अफगान बॉर्डर की भी बंदिश से रोजाना होने वाला तजारती नुकसान कितना अब बाकायदा अवामी सतह पर महसूस हो रहा है कि फल सब्जियां, खासतौर पर हम देख रहे हैं कि टमाटर और अंगूर की कीमतों में एकदम तेजी आई है। अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पर ऐसे ही बंदिश रही मुस्तकबिल में भी, तो पाकिस्तान के खजाने पर और अवाम के लिए महंगाई पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ ये सीजनल है। जिस किस्म की महंगाई हम हम्म। देख चुके हैं आज से 2 से 3 साल पहले, जो डबल डिजिट में चली गई थी, अब महंगाई का हम्म। रेट तो सिंगल डिजिट में आ गया है। हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई है। इसका मतलब ये है तो कि उसकी महंगाई रफ्तार। का घोड़ा जिस हम्म। रफ्तार से भाग रहा था या दौड़ हम्म। रहा था आज से 2 साल पहले, उस रफ्तार में कमी आई है। बिल्कुल सही। अगर आज से 2.5-3 साल पहले महंगाई का घोड़ा 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा था, तो आज वो 6 या 7 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है। हम्म। तो महंगाई की शरह में कमी आई है, महंगाई के घोड़े की दौड़ने की रफ्तार में कमी आई है। महंगाई इटसेल्फ जो है वो अभी भी 6 से 7% बढ़ रही है। हम्म। अफगानिस्तान के हवाले से टमाटर की कीमत में जरूर इजाफा हुआ है, लेकिन हम्म। ओवरऑल महंगाई की शरह जो है वो यकीनी तौर पे पिछले 2 साल या 3 साल के मुकाबले में बड़ी तेजी से नीचे आई। हम्म। सर, पाकिस्तान अपनी ज़राई खुद कफालत बढ़ाकर अफगानिस्तान पर इन्हिसार कम कर सकता है, क्योंकि हुकूमत किस तरह फौरी तौर पर फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है बगैर दरामदात पर इन्हिसार किए? नो डाउट कि एक फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस वक्त पाकिस्तान को, कीपिंग इन माइंड जो फ्लड सिचुएशन थी। देखिए, अफसोस की बात है कि हम अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं और उसके बावजूद हमारी फूड की इंपोर्ट्स जो हैं वो इस साल बड़ी तेजी से बढ़ी। हम्म। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो वी ऑलवेज कंसिडर्ड कि वो हमारी बैकबोन है, लेकिन उसके ऊपर शायद उस किस्म का फोकस नहीं किया जाता जिस किस्म का करना चाहिए। हम्म। मैं समझता हूँ कि जो एग्रीकल्चर के इंडिविजुअल सेक्टर्स हैं, उसमें हुकूमत का अमल दखल बेतहाशा रहा है। सपोर्ट प्राइसेस के हवाले से बहुत रहा है। वो जिस सेक्टर में हुकूमत का अमल दखल नजर आता है, उस सेक्टर का हाल हमने देखा है कि अच्छा नहीं होता। एक बहुत बड़ा सेक्टर पाकिस्तान में ऐसा है एग्रीकल्चर के हवाले से, जो चावल का शोबा है। जी। उसमें हुकूमत ने ना तो कभी सपोर्ट प्राइस दी है, ना कभी उसमें इंटरफेरेंस की है। उसमें हमने देखा कि हर साल पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो $2-2.5 बिलियन की चावल की एक्सपोर्ट कर पाता है। तो हम्म। डी रेगुलेशन इज द वे आउट। हुकूमत जो है वो हुक्मरानी करे,
बजाय इसके कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर Very well डायरेक्ट said. मुदाखलत करने की सोचे। फारूक साहब, पाकिस्तान की मईशत बार बार इस्तेहकाम के दावों के बावजूद बुरहान से क्यों नहीं निकल पाती? आपके ख्याल में असल मसला पॉलिसी और उसकी फिजिबिलिटी है या अमल दरामद? क्योंकि जहां तक टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो आज की खबर यह है कि पहली सहमाई में तनख्वाहदार तबके से 130 अरब की वसूली हुई है, जबकि ताजर और बड़े कारोबारों वालों से उससे बहुत कम टैक्स दिया है, जो कि मतलब मैं यूं कहूं कि टैक्स तनख्वाहदार तबकों ने डबल दिया है उनसे टैक्स। क्या वजह है कि बड़े ताजर टैक्स नेटवर्क का हिस्सा नहीं बन पाते? जी, 2 या 3 चीज़ें इकट्ठी आपने पूछ ली हैं एक ही सवाल के अंदर। पहले तो मईशत के ऊपर सवाल था, फिर दूसरा सवाल आपका शायद टैक्स के हवाले से है। देखिए, जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, इसको समझने के लिए अगर हम मईशत को 2 हिस्सों में बाँट लें, जी। एक हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बैरूनी सेक्टर, और एक अंदरूनी सेक्टर। बैरूनी सेक्टर में तो हमने देखा कि 14 साल में पहली दफ़ा जो है वो सरप्लस आया है करंट अकाउंट में, जो बहुत ज़बरदस्त बात है। जो रेमिटेंसेस हैं पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं, वो रेमिटेंसेस कहीं 40 अरब डॉलर तक पहुंच रही हैं। जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं, वो कोई 20 अरब डॉलर तक पहुंच रहे हैं। तो तीनों अशारिये बड़े जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छी डायरेक्शन में। अब आ जाइए अगर इंटरनल मईशत के अंदर जो अंदरूनी सेक्टर है, उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी नज़र में है, वो क़ुव्वत ख़रीद है। यानी कि अब पाकिस्तानियों का हाल ये हो गया है कि हमारी क़ुव्वत ख़रीद अब बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क हो गया है। गैस का बिल देने के बाद, बिजली का बिल देने के बाद, बेशतर पाकिस्तानी फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनके पास बच्चों के स्कूल देने की फ़ीस नहीं होती। और अगर 2 या 3 बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो फिर ऐसे ख़ानदानों को भी मैं जानता हूँ जो कि सोच विचार करते हैं कि शायद एक बच्चे को स्कूल से निकालना पड़े। तो आप सोचिए कि वालिदैन के लिए कितना मुश्किल फ़ैसला होगा कि किस बच्चे को फ़ीस ना होने की वजह से स्कूल से निकालना हो। उसी के नतीजे में हमने देखा कि तकरीबन 50% पाकिस्तान की आबादी ऐसी है जो अब शरह गुर्बत से नीचे चली गई। तो एक्सटर्नल सेक्टर तो बहुत अच्छा जा रहा है, IMF इज़ वेरी सेटिस्फाइड, लेकिन इंटरनल सेक्टर का बड़ा बुरा हाल। अब आ जाइए टैक्स के सवाल के ऊपर। हाँ जी। देखिए, मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स के जाल में फंसा हुआ है। हर पाकिस्तान का बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स देता है, और टैक्स पाकिस्तान में उसकी कलेक्शन जो है वो पिछले 10-12 सालों में बहुत ही तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल। आप हुकूमत के अगर अपने आदाद शुमार देख लीजिए, आज से 12 साल का पुराना बजट निकाल लीजिए, तो उसमें जो टैक्स कलेक्शन का हद हुकूमत ने खुद से रखा था वो लगभग 1500 अरब का था। और अब ये हाल है कि हुकूमत के अखराजात जो हैं वो कोई 26-27 हज़ार अरब पे जा रहे हैं। जी, टैक्स बिल्कुल। की कलेक्शन तो बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन हुकूमत के अखराजात उससे भी कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़े हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो हुकूमत के अखराजात की है, वो प्रॉब्लम जो है वो टैक्स कलेक्शन की नहीं है। बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट कि सर जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो हम पे इम्पोज करते हैं टैक्स, वो खुद अपनी अगर शाखर्चियाँ कंट्रोल कर लें तो मे भी ये चीज़ें बेहतर हो जाएं। सर, दूसरी बात ये कि हम क्यों लॉन्ग टर्म माशी पॉलिसियाँ नहीं बना पाते? क्यों सिर्फ हम IMF के अहदाफ पूरे करने तक महदूद हो गए हैं? ये वजह है कि हम मुसलसल बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार करते हैं और हमारी अपनी माशी पॉलिसी सिरे से मौजूद ही नहीं है। सर देखिए, हम व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, हमें वो एक रॉबिन हुड की कहानी सुनाई जाती थी, और वो अमीरों से पैसे छीन के गरीबों में बांटा करता था। यहाँ तो अपोजिट है सर। पाकिस्तान का माशी ढांचा है वो रिवर्स रॉबिन हुड का ढांचा है। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो फैमिलीज कम कमाने वाली हैं, उनकी जेब से पैसा निकाल के, उनकी जेब से दौलत निकाल के उसकी मुंतकिली करनी है उन खानदानों के अंदर की जेबों में जो ऑलरेडी बहुत अमीर हैं, एलीट हैं। तो ये रिवर्स रॉबिन हुड का ढांचा है। तो माशी ढांचा जो है वो रिवर्स रॉबिन हुड के लिए